चलिए, तो आज हम जानेंगे पाश्चात्य के विभिन्न विद्वानों के अनुसार नाटक की परिभाषाएं, अर्थात उन्होंने किस किस दृष्टि से नाटक को देखा है और उनके दृष्टिकोण क्या है नाटक के प्रति। तो सबसे पहले नाम आता है रेमंड विलियम्स का। उनके अनुसार नाटक एक साहित्यिक विधा है जिसमें शब्दों को बोलकर अभिनीत किए जाने के लिए व्यवस्थित किया जाता है। इसमें अंडरलाइन कीजिए सबसे पहले साहित्यिक विधा और अभिनीत, ये दो शब्द बहुत इम्पोर्टेंट हैं। साहित्यिक विधा वही, जैसे कि साहित्यिक विधा जैसे हमारे गद्य की विधाएं हो गई, नाटक, कहानी, एकांकी, रिपोर्टाज, डायरी लेखन आदि आदि, उसी प्रकार नाटक भी एक साहित्यिक विधा है जिसके माध्यम से अपन साहित्य को प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि गाकर, है ना, कविता के रूप में कर सकते हैं। तो वैसे ही जब अपन इसको दृश्य रूप में दिखाते हैं तो ये नाटक हो जाता है। और इन रेमंड विलियम्स क्या कहते हैं कि जिसमें शब्दों को बोलकर अभिनीत किए जाने के लिए व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि अभिनीत को अपन बोलेंगे, जैसे एक्टिंग होती है ना, उसको हिंदी में अभिनय बोलते हैं। तो अभिनीत मतलब एक्ट करना। तो रेमंड विलियम्स बोलते हैं कि इसमें शब्दों को बोलकर अभिनय, एक व्यवस्थित रूप से अभिनय किया जाता है या अभिनीत किए जाने के लिए व्यवस्थित किया जाता है, जैसे अरेंज किया जाता है। डायलॉग एक राइटिंग होती है, ये भी एक विधा रहती है राइटिंग की। तो उसमें अपन को बड़े ही व्यवस्थित रूप से चीज़ों को क्रमबद्ध करना पड़ता है। अपन ये तो नहीं बोल सकते कि राम बाजार गया है, ठीक, अभी इसकी जगह ये तो नहीं बोल सकते ना कि बाजार गया है राम, तो सारे तारतम्य में टूट जाएंगे, उसका कोई सेंस भी नहीं निकलेगा। या फिर अपन बोलते हैं राम गया बाजार, बाजार राम, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी कि एक व्यवस्थित रूप में होना चाहिए। यहाँ भाषा संप्रेषण का केंद्रीय माध्यम है। संप्रेषण क्या होता है, ये भी, इस पर भी अंडरलाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन। तो रेमंड विलियम्स बोलते हैं कि नाटक में जो भाषा होती है उसमें सारा खेल कम्युनिकेशन का है, यानी कि ये केंद्रीय माध्यम। अगर कम्युनिकेशन ही खराब हो गया तो फिर आपका नाटक काम नहीं कर सकता। परंतु नाटक में संप्रेषण के अनेक अन्य माध्यम हैं जो कि अत्यंत समृद्ध प्रभाव की क्षमता रखते हैं। अब साथ ही साथ ये क्या बोल रहे हैं, भाषा तो संप्रेषण का केंद्रीय माध्यम है ही, लेकिन इसके साथ और भी ऐसे माध्यम हैं जो अपनी भूमिका उसी प्रकार निभाते हैं और एक समृद्ध प्रभाव की क्षमता रखते हैं, मतलब कि उनका भी अपना एक अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। जैसे नृत्य हो गया, गति हो गई। गति यानी कि जैसे अपन कोई सैड बात बोलते हैं तो आवाज़ धीमी सी हो जाती है, स्वर कंपित होता है, ठीक है। और जब अपन बड़ी एक्साइटेड होते हैं तो कैसे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। ये हाव भाव वही उनके, मतलब गुस्से में एकदम तो त्योरियाँ चढ़ा लेना। दृश्यावलियों का अभिकल्प, प्रकाश व्यवस्था, वेशभूषा एवं संगीत, यानी कि दृश्यावलियों का विकल्प, जैसे पर्दे वगैरह रहते हैं ना, कि जैसे कोई नाटक होना है तो उसका दृश्य कैसा रहेगा। अगर किसी गरीब का घर दिखाना है तो झोंपड़ी वगैरह बनाई जाएगी, किसी अमीर का घर दिखाना है तो बढ़िया वहाँ सोफे कुर्सी वगैरह डले होंगे, ये सब। प्रकाश व्यवस्था, गरीब का घर होगा तो लाइट कम होगी, अमीर का घर होगा तो लाइट ज़्यादा होगी। वेशभूषा एवं संगीत, वही कि अगर खुशी होगी तो अच्छा बढ़िया एक्साइटिंग संगीत बजेगा, नहीं तो दुख भरी लय बजेंगी। और वेशभूषा, गरीब का गरीब जैसा, अमीर का अमीर जैसा। अब आते हैं हम अरिस्तु पर। अरिस्तु के मतानुसार क्या है। अरिस्तु, पहले तो आप जान लीजिए कि पाश्चात्य विद्वानों में एक महत्वपूर्ण नाम है, नाटक के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत काम किया है। तो ये कहते हैं कि ट्रेजेडी उस व्यापार विशेष का अनुकरण है जिसमें गंभीरता और पूर्णता हो, यानी कि गंभीरता हो गई कि थोड़ा सेंसिटिव हो, थोड़ा सीरियस हो, और कंप्लीटनेस हो, ठीक है। विशेष अनुकरण, मतलब अनुकरण होता है किसी भी चीज़ की कॉपी करना, किसी भी चीज़ को फॉलो करना, ठीक है। जिसकी भाषा प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकारों से सुसज्जित हो और उसमें अनेक विभाषाएं हो। अब देखो, जिसकी भाषा प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकार क्या होते हैं। अलंकारों को अपन साहित्य के रूप में आभूषण कह सकते हैं। जैसे स्त्रियां आभूषण पहन के और ज़्यादा सुंदर लगने लगती हैं, वैसे ही साहित्य में यदि अपन अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो हमारा साहित्य और ज़्यादा आकर्षक हो जाता है, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के अपन को अलंकारों का प्रयोग करना है जिससे वो सुसज्जित हो और जिसमें अनेक विभाषाएं हो, यानी कि जैसे जहाँ अपन को ग्रामीण भाषा की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ वो यूज़ कर लिया, इंग्लिश की ज़रूरत पड़ रही है वो यूज़ कर ली, प्रॉपर हिंदी तो वो यूज़ कर लिया। जैसे अपन फिल्मों में देखते हैं कि जो रामू काका होते हैं वो
बिटवा बहुनी ये सब बोल के बात करते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं वो ओ माय गॉड इस तरीके से बोलते हैं, और जो नॉर्मल आम इंसान होते हैं वो अपनी हिंदी में बात करते हैं इस प्रकार। ठीक, शैली वर्णनात्मक ना होकर दृश्यात्मक हो। अब शैली वर्णनात्मक ना हो इसका क्या अर्थ है, यानी कि व्याख्यान ज्यादा ना हो, कुछ बातें बिना कहे भी समझ में आ जाए। जैसे अब कोई छोटी सी बच्ची है, वो नाराज है अपने मम्मी या पापा से, तो उसको कहने की जरूरत नहीं है कि मैं आपसे नाराज हूँ, बस मुंह फुला के खड़ी हो जाएगी, मम्मी पापा समझ जाएंगे कि ये लड़की नाराज है, और दर्शक भी समझ जाएंगे। इसको अपन क्या बोलते हैं, दृश्यात्मक शैली। ठीक है, जो करुणा और भय का प्रदर्शन करके इस मनोविकारों का उचित परिष्कार कर सके। तो ट्रेजेडी में मेन क्या रहता है, मैंने मेरे पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, हेमर्शिया। तो इसमें क्या रहता है, विरेचन किया जाता है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैथारसिस, कि अपन कुछ ऐसा दृश्य देख लें कि अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, दुख है या खुशी है, वो पहले ही बार छलक जाए। तो परिष्कार करना मतलब उन चीजों को हटा देना, उन विकारों को निकाल देना किसी तरीके से। अब आते हैं शेक्सपियर पे। इनका तो अपना अलग ही नाम है, अंग्रेजी के पाश्चात्य साहित्य में कोई कहने ही नहीं है। शेक्सपियर के मतानुसार नाटक वह जिसमें मानव अभिनेता बनकर जीवन भर अभिनय और अनुकरण करता है। बड़ी छोटी सी डेफिनेशन दी है इन्होंने कि नाटक हम उस विधा को बोल सकते हैं जिसमें व्यक्ति अभिनेता बनकर, अभिनेता है वही एक्टर और हीरो, जीवन भर अभिनय और अनुकरण करता है। अपना जीवन क्या है, एक नाटक ही तो है। हम जन्म लेते हैं, फिर बड़े होते हैं, सुख दुख आता है हमारे जीवन में, युवा अवस्था होती है, शादी ब्याह, ये सब एक नाटक ही तो है। हम सभी यहाँ जन्म लेकर आए हैं, सभी को अपना अपना किरदार निभाना है और चले जाना है। तो यही शेक्सपियर कह रहे हैं कि नाटक वह जिसमें मानव अभिनेता बनकर जीवन भर अभिनय और अनुकरण करता है। ठीक है, तो जैसे क्या बोलते हैं, मैं कोई एक्टर हूँ, ठीक, तो मैं मंच पे जाऊंगी तो अभिनेता बनकर ही तो जाऊंगी। अभी तो मैं मानव हूँ, लेकिन जब मंच पे जाऊंगी नाटक करने तो मुझे अभिनेता बनना पड़ेगा, और जीवन भर मुझे अभिनय और अनुकरण ही करना है। अनुकरण किसका करना है, जो डायलॉग्स मुझे लिख के दिए गए हैं या जिनके जीवन के ऊपर मैं नाटक बना रही हूँ, तो उनकी क्या उनकी जीवन शैली रही थी, वो कैसे उठते बैठते, है ना, ये सब चीजें। अब आते हैं लड़ाई से निकल के मत पर। लड़ाई से निकल क्या कहते हैं, नाटक संवाद के माध्यम से कहानी कहने की कथा है। संवाद क्या होता है, एक दूसरे से बात करना। तो एक 1 by 1 कम्युनिकेशन रहता है, एक 1 to all रहता है। तो जो मूवीज वगैरह होती हैं उनमें हीरो पर्दे पे बोलते हैं लेकिन उनको पूरी दुनिया सुनती है, तो ये संवाद को हम इससे जोड़ सकते हैं। नाटक संवाद के माध्यम से कहानी कहने की कथा है। तो नाटक भी तो एक प्रकार से किसी के जीवन पर केंद्रित कथा ही होती है पूरी। उसमें हमें एक शिक्षा मिलती है, या कह सकते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चीज रह जाती है कि यार आज हमने ये सीखा। ठीक, और क्या कहते हैं लड़ाई, अतः किसी प्रकार के इतिवृत्त के बिना चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, नाटक का अस्तित्व नहीं माना जा सकता। इतिवृत्त, इसको अंडरलाइन कीजिए। तो इतिवृत्त भी कहानी और कथा ही है, ये साहित्यिक शब्द है, खून पीने के लिए डाल दिया जाता है। अतः किसी प्रकार की इतिवृत्त के बिना चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, नाटक का अस्तित्व नहीं माना जा सकता है। मतलब कि जब तक नाटक में किसी की कहानी या कोई कथा नहीं होगी तब तक उस नाटक का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, भले वो छोटा हो पर होना चाहिए। अब आते हैं फिलिस हार्टनोल। फिलिस हार्टनोल क्या कहते हैं, इन्होंने नाटक को परिभाषित करते हुए कहा है कि रंगमंच के लिए लिखी जाने वाली विधा ही नाटक है। तो इसमें मुझे कहीं ना कहीं कमी लग रही है, क्योंकि रंगमंच के लिए ही केवल नाटक नहीं लिखा जाता है, नाटक लोग पढ़ते भी हैं। जहाँ रंगमंच नहीं है वो लोग भी तो नाटक पढ़ते हैं। तो नाटक एक कह सकते हैं कि हम उसको पढ़ के भी उसका सार ग्रहण कर सकते हैं। तो हम फिलिस की ये छोटी सी डेफिनेशन, परिभाषा ले लेते हैं कि रंगमंच के लिए लिखी जाने वाली विधा ही नाटक है। क्योंकि उपन्यास पढ़े जाते हैं, कहानियां पढ़ी जाती हैं, लेकिन नाटक है इसका अभिनय किया जाता है, इसको खेला जाता है मंच पे, रंगमंच पे। ठीक है, अब आ जाओ H.H. विल्सन पे। H.H. विल्सन क्या कहते हैं, इन्होंने पौर्वात्य एवं पाश्चात्य नाट्य शास्त्रों का अध्ययन कर भारतीय एवं पाश्चात्य नाटकों में अभिनय, अनुकरण तथा नायकों का सुंदर साम्य प्रस्तुत किया। देखो,
पौर्वात्य क्या होता है? ईस्टर्न कंट्रीज। पाश्चात्य क्या होता है? वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है। नाट्य शास्त्र क्या हो गया? किसी भी राष्ट्र की अपने अपनी नाट्य शैलियां, जैसे हमारे यहाँ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र बहुत फेमस है, उसी प्रकार पाश्चात्य लोगों के अपने नाट्य शास्त्र हैं, पौर्वात्यों के अपने हैं। ठीक है। तो H.H. विल्सन क्या कहते हैं कि पौर्वात्य एवं पाश्चात्य नाट्य शास्त्रों का अध्ययन कर भारतीय एवं पाश्चात्य नाटकों में अभिनय, मतलब कि पहले ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज के नाट्य शास्त्रों को पढ़कर, इनका अध्ययन करके फिर भारतीय एवं पाश्चात्य नाटकों में अभिनय, अनुकरण तथा नायकों का सुंदर साम्य प्रस्तुत किया। यूनानी विद्वान सिसरो के मत में नाटक जीवन की प्रतिलिपि है, नाटक एक दर्पण है। तो सिसरो भी यूनान के एक विद्वान हुए हैं, तो वो कहते हैं कि नाटक जीवन की प्रतिलिपि है। प्रतिलिपि क्या होता है? जैसे आपका फोटो हो गया, वो आपकी प्रतिलिपि हो गई। ठीक है। तो किसी के जीवन की प्रतिलिपि ही तो होता है नाटक, उसके जीवन पर आधारित किया गया, या कोई घटना हो तो उस पर आधारित करके लिखा जाता है, तो ये प्रतिलिपि तो हुई, यानी कि फोटोकॉपी। नाटक एक दर्पण है। ठीक है। दर्पण अर्थात एक ये कहानी भी प्रचलित है कि साहित्य समाज का दर्पण है, यानी कि जो कुछ भी हमारे समाज में चल रहा है वो नाटक के रूप में आपको दिखा दिया जाता है। तो कह सकते हैं कि नाटक एक दर्पण है जिसमें प्रकृति प्रतिबिंबित होती है। अब यहाँ प्रकृति केवल हम नेचर से नहीं ले सकते, प्रकृति मानव की भी होती है, प्रकृति स्वयं अपने आप में भी होती है, जो हमारे 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। और प्रकृति खलनायक की प्रकृति, नायक की प्रकृति, है ना। तो हर व्यक्ति की प्रकृति प्रतिबिंबित होती है। अब आ गए हैं सारसे। सारसे के विचार में रंगमंच पर जीवन का प्रतिनिधित्व करने के लिए तथा सामाजिकों को सत्य का आभास दिलाने के लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाता है उन्हें नाट्य कला कहा जाता है। सारसे क्या कह रहे हैं कि रंगमंच पर जीवन का प्रतिनिधित्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेशन। यानी कि जैसे मोदी जी की जीवन को अपन को दिखाना है, तो जो वो वास्तविक रूप से करते हैं वही तो अपन दिखाएंगे। तो यही बोला है कि रंगमंच पर जीवन का प्रतिनिधित्व, जो स्टेज आपको दी गई है वहां जीवन का प्रतिनिधित्व तथा सामाजिकों को सत्य का आभास दिलाने के लिए। अब इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दे सकती हूँ रोमियो जूलियट नाटक से। ठीक है। या फिर नुक्कड़ नाटक ले लीजिए आप, जो गलियों में खेले जाते हैं। तो नुक्कड़ नाटक का तो मेन मोटिव ही यही होता है कि अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, उनको सत्य से अवगत कराना है। ठीक है। तो इन सब के लिए जिन साधनों का योग किया जाता है उन्हें नाट्य कला कहते हैं। तो बोला जा रहा है कि रंगमंच पर प्रतिनिधित्व करने के लिए, लोगों को सत्य से अवगत कराने के लिए जिन साधनों का योग किया जाता है, वो अभिनय हो, भाषा हो, नृत्य हो, इन सभी को हम नाट्य कला में रखेंगे। ठीक है। अब हम कंक्लूजन पे चलते हैं। निष्कर्ष निकलता है इस प्रकार, पाश्चात्य विचारकों के मतानुसार नाटक एक जीवन की कला है। उनके मतानुसार नाटक मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है। हम कह सकते हैं नाटक एक जीवन की कला है, जैसे संगीत भी है। ठीक है। ये सब जीवन की कला ही तो है, और नाटक मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब जैसे बहुत सारे निर्णय होते हैं वो हम नाटकों को देख के ले लेते हैं कि यार क्या सही है क्या गलत है। जब हम खुद नहीं समझ पाते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम दूसरे के जीवन में, कहते हैं ना कि दूसरे के जीवन से सीख ले ली। इस प्रकार से कई विचारकों ने नाटक को जीवन की रंगशाला भी माना है। रंगशाला वही जहाँ मतलब कि अभिनय होते हैं तरह तरह के। तो कुछ विचारकों के अपने, अब देखो 100 मुंह 100 बातें, सबके अपने मत हैं। अरस्तु से लेकर सभी विचारकों ने नाटकों को महत्व प्रदान किया है। हाँ, ये बात तो सही है, नाटक को बहुत महत्व प्रदान किया गया है। हमारे भरत मुनि देख लीजिए आप, उनके नाट्य शास्त्र को उठा के देख लीजिए। हमारे महाकवि कालिदास को देख लीजिए, उनके नाटकों को देख लीजिए। तो हम इस बात को तो नहीं नकार सकते हैं। आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।